गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पंचम आज फिर से सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। जी हाँ, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, चाहे वो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हों या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हों। सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है इसे कोचिंग संस्थान पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। एक बात मैं फिर से बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही प्रोवाइड नहीं किए जाते, बल्कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे वो क्लास 10th के हो, 9th के हो, 11th के हो या 12th के हो, सभी बच्चों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में सभी क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप भी अगर हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, हमारे पढ़ाई का लाभ लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं, हमारे पढ़ाई का लाभ ले सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस 1 से 1.5 मंथ में जो भी टाइम बचा है उसमें कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन भी उन्हीं बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं। ठीक है, आज का जो क्लास सेशन होने वाला है वो उसमें ये बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में कॉपी एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे वहाँ पे लिखना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। ठीक है, तो ये सभी बच्चे आप इस वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक, इस वीडियो को स्किप ना करें। और हाँ, अगर ये वीडियो किसी बच्चे के लिए हेल्पफुल हो रहा है, उसको अगर मदद मिल रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए मैं चलता हूँ अपने सेशन की ओर। मैं इसे आज की क्लास में मेन बिंदुओं पर चर्चा करूँगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम में कॉपी लिखते समय, आंसर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा गलती नहीं करनी है, ताकि आपका ज़्यादा नंबर कट सके। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए मैं चलता हूँ। यहाँ पे पहला लिखा गया है किस कलम का यूज करना है, किस कलम का प्रयोग करना है। तो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा होती है कि एग्जाम में किस पेन से आंसर लिखना होता है, कि क्या दो से तीन कलर का पेन यूज कर सकते हैं, 2 कलर का पेन यूज कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह से बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन वो पॉइंट बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। दोनों पेन का उपयोग आप एग्जाम हॉल में कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक पेन से आप हेडलाइट लिख सकते हो, हेडलाइनिंग कर सकते हो, अंडरलाइनिंग कर सकते हो, और ब्लू पेन से आप आंसर उसका लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपका जो आंसर हो, उत्तर हो, वो बाकी बेहतरीन देखने में लगे। इसलिए आप ब्लू और ब्लैक दोनों पेन को ले जाएंगे और उसका यूज करेंगे। एक बार और बता दूं कि जो ब्लू और ब्लैक पेन ले जाएंगे वो नया नहीं होना चाहिए, वो रनिंग पीरियड में होना चाहिए। मतलब कि उसको 1 से 2 दिन पहले घर पर लिख लें, उससे रनिंग कर ले पेन को, तब कि वहाँ जाके ताकि वहाँ पे जब लिखें तो आपको वो पेन नया वाला थोड़ा सा होता है कि फंसने लगता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप वहाँ पे पहले उसको रनिंग कर लिए हैं तो वहाँ पे आसानी से आप ले सकते हो। तो दोनों पेन आप ले जा सकते हो, ब्लू पेन और ब्लैक दोनों पेन ले जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट बताऊंगा कि प्रश्न लिखे या नहीं। मैं ये भी बच्चे के मन में दुविधा होती है कि क्या क्वेश्चन को उतारना जरूरी होता है। तो जी नहीं, क्वेश्चन उतारना जरूरी नहीं होता है। आप बस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर देख लें, क्वेश्चन को समझ लें, और जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें बस क्वेश्चन नंबर लिख करके आप उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ना लिखें। और एक बात और बता दूं, कॉपी जो मिलेगा उसका दोनों साइड में आपको मार्जिन छोड़ा रहेगा, दोनों साइड में मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना है। जो भी लिखना है आपको बीच वाला जो स्पेस होगा उसी में लिखना है, चाहे क्वेश्चन नंबर लिखे, हेडलाइट करे, या फिर आंसर उत्तर लिखे, जितना भी लिखना है आपको बीच में लिखना है। ना ये साइड का मार्जिन में लिखना है और ना ही ये साइड का मार्जिन में लिखना है। वो सिर्फ एग्जामिनर के लिए छोड़ा जाता है कि जो मार्क्स देते हैं, अंक देते हैं, कितना नंबर का सवाल था, कितना आपने लिखा, उसके अनुसार उसको मार्क्स देने के लिए वो स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप उधर का छेड़छाड़ ना करें, आपके लिए स्पेस दिया जाता है बीच वाला, आप मार्जिन को छोड़ करके बीच में आप उत्तर पुस्तिका में आप उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, आगे बताएं। तो क्वेश्चन आप ना लिखें, क्वेश्चन नंबर दे दें, बस डिनोट करते कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। एक बात और बता दें कि क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन का उत्तर आपको करेक्टली और एग्जैक्टली बहुत अच्छे से पता है, उसी क्वेश्चन को आगे से लिखना शुरू करें। जो आपको थोड़ा सा दुविधा है कि हाँ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं लिख पाऊंगा अच्छे से, तो उसको आप लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह ध्यान रखना कि आगे से जो फर्स्ट पेपर पेज होगा वहां से लेकर के 3 से 4 पेज तक
आप उसी आंसर पे लिखें जो आपको एग्जैक्टली पता हो, आप बेहतर ढंग से लिख सकते हो, पूरी पूरी जानकारी आपको उसके बारे में हो, तभी उसको लिख सकते हैं। आप पूरे एकदम सजा करके पूरा सुंदर राइटिंग में आप लिखें, ताकि एग्जामिनर जो चेक करेगा उसके माइंड में एक माइंडसेट बैठता है कि आगे से बच्चा इस तरह से लिखा हुआ है, इतना बेहतरीन लिखा है, इतना अच्छा से आंसर लिखा, तो आगे का पेपर आगे का आंसर भी इसका बेहतरीन ही होगा। इस तरह से आपको मार्क्स देते चले जाएंगे। ये गलती ना करें, जो आपको आंसर पहले से एग्जैक्टली पता है उसी का पहले से उत्तर लिखना शुरू करेंगे फर्स्ट पे से, जो एकदम करेक्ट पता है आपको, उसी का आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले बता दूं कि क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं होता है, आप उसका क्वेश्चन नंबर लेकर के डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दें। ठीक है, अगला पॉइंट जो बताऊंगा 2 नंबर हो गया उत्तर लिखने का सही तरीका। देखिए इसमें क्या लिखना है, उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होता है। उत्तर लिखने का सही तरीका मैं बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले अच्छे से समझ लें। अच्छे से समझने के बाद जो उसमें अगर मान लो कि कुछ टॉपिक के बारे में लिखना है, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में लिखना है, तो पहले प्रकाश के परिवर्तन को ब्लैक पेन से उसमें लिख दें उत्तर पुस्तिका में। जैसे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले सबसे पहले अगर दीर्घ उतारिये लिखना, आप एक बात बता दूं एग्जैक्टली कि अगर दीर्घ उतारिये लिख रहे हैं तो दीर्घ उतारिये का पूरा आंसर पहले लिख लें। ऐसा ना हो कि पहले दीर्घ उतारिये में 2 लिखे फिर 2 को लघु उतारिये घुसा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप अगर दीर्घ उतारिये लिख रहे हैं तो पूरा दीर्घ उतारिये लिखिए, अगर लघु उतारिये लिख रहे हैं तो पूरा लघु उतारिये पहले लिख ले, उसके बाद ही दीर्घ उतारिये में एंट्री करें। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो कि लघु उतारिये का प्रश्न था, आप लिखेगा लघु उतारिये प्रश्न, लघु उतारिये प्रश्न। इस तरह से आप उसको अंडरलाइन करके हेडलाइट कर सकते हो। हेडलाइट करने के बाद आप नीचे जो पेपर दिया गया था उसमें लिखोगे क्वेश्चन नंबर, या फिर ऐसे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न 2 लिख करके, और यहाँ पे आप उसका उत्तर लिख सकते हो, उत्तर, ठीक ना, उत्तर लिख करके अब यहाँ से अपना जैसे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में लिखना है तो इस तरह से आपको लाइन खींचा जाएगा, इस तरह से आपको लाइन खींचा रहेगा कॉपी में, आप यहाँ से लिख सकते हो प्रकाश के परिवर्तन। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से आप इसको अंडरलाइन करते हैं। यहाँ मान लो कि प्रकाश का लिखना है परिवर्तन, क्या लिखना है, प्रकाश का परिवर्तन, क्या लिखना है, प्रकाश का परिवर्तन। तो यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर दे अच्छे से। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से लिखना शुरू करें, यहाँ से लिखना शुरू करें, और शुरू करने के बाद अगले लाइन में जब जाएंगे तब यहाँ पाना, इस लाइन को छोड़ दे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और जब अगले लाइन में जाएंगे तो यहाँ से लिखना है। और इस तरह से लिख करके जहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा वहाँ से 1 से 2 लाइन आपको छोड़ देना है, 1 से 2 लाइन आपको छोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था तो आप प्रश्न संख्या आप अगला 3 लिखना चाहते हैं। यहाँ तक मान लो कि यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो गया तो 1 से 2 लाइन छोड़ दिया, प्रश्न संख्या 3 यहाँ से स्टार्ट करें, ताकि आपको क्वेश्चन जो आंसर जो लिखे हैं उसको साफ साफ पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक बच्चा आंसर लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखने के बाद कितना स्पेस छोड़ना ये बता दूं। तो अभी बताया कि उत्तर किस तरह से लिखना है। जो हेडलाइन करने का चीज है उसको हेडलाइनिंग में रखेंगे, उसमें जो मेन बिंदु होगा, जैसे कहीं पे डेट देना होगा 1920 1930 ऐसे करके, तो उसको अंडरलाइन कर दे। कहीं पे परसेंटेज स्क्वाड डाटा देना है कि 20% 100% इस तरह से देना है, उसको भी अंडरलाइन कर दे। कहीं पे किसी लेखक का नाम आएगा या फिर कुछ भी किसी पर्सन का नाम लिखना है जो उससे संबंधित होगा तो उसका भी आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देते। तो इस तरह से आप अंडरलाइन करते जाओगे, हेडलाइट करते जाओगे, तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बहुत बेहतरीन दिखेगा, एकदम हाईलाइटेड दिखेगा। अगर कि एग्जामिनर जो चेक करेंगे वो आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे लिखा है किन किन बिंदुओं को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद मैंने बता दिया कि कौन कौन बिंदु को अंडरलाइन करना है। जैसे कहीं पे आपको डेट लिखना है तो डेट लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। कहीं पे मेन फैक्ट आ रहा है तो उसको लिख के अंडरलाइन कर दें। कहीं पे किसी व्यक्ति का नाम लिखना है तो उसको लिख के अंडरलाइन कर दें, या फिर कहीं पे डाटा आपको देना है तो डाटा लिख करके आप अंडरलाइन कर दें। इससे क्या होता है कि जैसे ही एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो आपको उसके माइंडसेट में ये जाएगा कि बच्चा पढ़ करके आया है, पढ़ करके ही खुद से लिखा है, तब तो इसमें डाटा भी दिया गया है, इसमें को भी ध्यान में रख के लिखा गया है, और इससे संबंधित जो व्यक्ति है उनका भी नाम लिख करके हेडलाइट कर दिया है। इससे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आप इस तरह से कॉपी लिख सकते हैं। और अगर 5 नंबर वाले सवाल होंगे और आपको पॉइंट लिखने होंगे तो पॉइंट लिखने के पहले मैं बता कि इस तरह से पॉइंट लिख करके 5 पॉइंट इस तरह से लिखने के बाद उसको थोड़े से लाइन में डिफाइन कर दे। डिफाइन करने के बाद उसका कुछ 5 पॉइंट करके बना करके लिख दे। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है तो 5 पॉइंट में उसको आंसर लिखने का कोशिश करें, पॉइंट वाइज पॉइंट करके। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ जैसे निबंध लिखते हैं वैसे लिखें, तो वैसे फुल मार्क्स नहीं मिल सकते आपको।
जितना भी 5 नंबर का सवाल है उसको पहले डिफाइन कर दे और उसी से संबंधित 5 पॉइंट लिख दे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके 5 पॉइंट लिखना आपको अनिवार्य होगा। 5 नंबर का सवाल बता दूं कि कम से कम 2 पेज में जाना जरूरी है, 2 पेज में जाना अनिवार्य होगा। पॉइंट बना करके लिखेंगे तो जो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से संबंधित आपको 5 पॉइंट लिख देना है, उससे पहले आपको उसके बारे में डिफाइन कर देना होगा, ठीक है। जिसको आप बोल सकते हैं भूमिका या फिर इंट्रोडक्शन, उसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हैंड राइटिंग। जी हाँ, हैंड राइटिंग के बारे में बात करें तो क्वेश्चन भी आपको मान लो कि उत्तर आपको अच्छे से पता है, आपका हैंड राइटिंग सही नहीं है तो आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपना हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। आपका हैंड राइटिंग सही नहीं है तो फिर भी आप कॉपी में कोशिश करें कि एकदम साफ सुथरा लिखें, ज़्यादा कट छट ना करें। अगर कोई भी शब्द गलत हो गया है तो उसको बस एक बार इस तरह से पेन चला दे, इना के पूरा गेज करके उसको ये कर दे, हौच पौच कर दे, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस तरह से पूरा करने के बाद अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसका डायरेक्ट नजर उसी कटकुट पे जाता है, इसलिए आपको नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। आपका गलत हो गया तो बस एक बार पेन चला दे, वो हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उनको कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। और हैंड राइटिंग पर ज़्यादा कमांड करना है कि जितना हो सके सुंदर राइटिंग लिखना उसमें, और फैल फैल लिखना। दोनों दो शब्द के बीच में आपको स्पेस छोड़ना है, 2 लाइन के बीच में आपको स्पेस छोड़ना है। इस तरह से आप लिखें ताकि आपको आंसर जो है सुंदर दिखे, फैल दिखे और अच्छा दिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो था वो शब्द सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा यानी कि क्वेश्चन कितना वर्ड में आंसर मांग रहा है, अगर 200 शब्द में दिया गया है तो 200 शब्द के आसपास ही आंसर लिखे, ज़्यादा 300 या 400 वर्ड में लिखने का कोशिश ना करें, ठीक है। या फिर उससे कम भी नहीं लिखना है, जितना आपको क्वेश्चन में निर्धारित कर दिया गया है कि 250 शब्द में लिखना है, 300 शब्द में लिखना है, तो उतना लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे कम लिखेंगे तभी नंबर कट सकता है, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर भी नहीं मिलेगा, वो भी करने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला जो है ऑब्जेक्टिव OMR का गोला कैसे भरे। ऑब्जेक्टिव बता दूं कि सब्जेक्टिव लिखने से पहले आपको एक OMR शीट दिए जाएंगे, उसमें आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे उसका जो 4 विकल्प दिए रहते हैं उसमें से किसी एक आंसर को चुन करके आपको गोला भरना होगा, वो ऑब्जेक्टिव OMR में। वो एग्जाम के टाइम में आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से पेपर रहते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर वन का ए, यहाँ पे एक राउंड बना रहेगा, बी यहाँ पे भी गोल बना रहेगा, सी यहाँ पे भी गोल बना रहेगा और डी यहाँ पे भी गोल बना रहेगा। इसको किस तरह से OMR भरना, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है तो उसको पूरी तरह से एकदम अच्छे से इस तरह से कलर करना होगा, पूरी तरह एकदम ध्यान दीजिए, बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही कुछ छोड़ना चाहिए। ये आपको करेक्ट सही तरीका हो गया भरने का, ये आपको सही है। अगर आप इस तरह से पूरा इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, ये भी गलत है। आपको आधा भरते हैं, आधा कलर करते हैं तो ये भी गलत है, या फिर कहीं पे करते हैं इस तरह से करके छोड़ देते हैं तो ये भी गलत है। पूरा आपको भरना होगा तभी आपको करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा इसको ओवर राइटिंग करने का कोशिश ना करें। मान लीजिए एक आंसर सही हो गया, एक गलत आपको टिक कर दिए, आपको बाद में पता चला कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा और इसको काट करके इसमें कलर करना है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही करने के बावजूद भी आपको गलती कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव OMR कैसे फिल करना है एग्जाम पेपर में, ठीक है। ये हो गया। आगे बताता हूँ कि समय सीमा का ध्यान रखें। जी हाँ, आपको 3 घंटा का वहाँ समय दिया जाएगा, जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो वह शायद आधा घंटा कम समय दिया जाता है। तो उस समय सीमा का ध्यान रखें कि जितना निर्धारित समय दिया गया है आपको 3 घंटा 2.5 घंटा, उसी समय अंतराल में, उसी समय ड्यूरेशन में आपको पूरा आंसर लिखना होगा। अन्यथा आप समय का ध्यान अगर नहीं रखते हैं, आराम से लिखते जाते हैं मौज मस्ती में, अपने अंदाज में लिखेंगे और समय होगा तो आपको पेपर ले लिया जाएगा, आपको आंसर आते हुए भी आप उत्तर नहीं लिख पाओगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि समय को ध्यान रखना है। आप आंसर लिखते जाइए, वहाँ पे शिक्षक जो मौजूद होते हैं उनसे आप समय पूछ सकते हैं, कहीं पे क्लास हॉल में, एग्जाम हॉल में वॉच लगे होते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो फिर आप जो शिक्षक होते हैं उनसे आप समय पूछ सकते हो कि आपको कितना समय बच रहा है, कितना समय चला गया, ठीक है। इस तरह से आप समय सीमा का भी ध्यान रखना होगा। अगला जो है परीक्षा हॉल में खुद पर ध्यान दें। जी हाँ, आपके साथ आपके क्लास के दोस्त आसपास में बहुत बच्चे बैठे होंगे, अगर वो पढ़ कर नहीं गया है तो आपको थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करेंगे कि हमको ही बताओ, हमको इस तरह से लिखना, हमको लिख दो, ये करो, वो बहुत सारा तंग करेंगे। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले अपने कॉपी पे ध्यान देना होगा, अपने आप पे ध्यान देना होगा। अगल बगल क्या कौन बोल रहा है तो उसके चक्कर में न रहे, अगर रहेंगे तो आपका खुद का आंसर छूट जाएगा, आते हुए भी आप आंसर नहीं लिख पाओगे। पहले कोशिश कीजिए कि अपना कॉपी पूरे अच्छे से लिख लिए, अगर बताना है तो पहले अपना लिख लीजिए, उसके बाद ही बताने की कोशिश कीजिए। अगर कोई पूछता है तो बोलिए कि जो आ रहा है आप वो लिखो, लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। इसलिए एग्जाम हॉल में भी अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, ज़्यादा दोस्तों को हेल्प करने के चक्कर में ना रहे, ना तो आपकी
मार्क्स कटने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे वैसे में और आपका नंबर कट जाएगा, बाद में पछताते रहोगे कि काश उस समय लिख लिया होता तो आंसर 2 मार्क्स और बढ़ जाते। तो ये गलती नहीं करना है। तो ये सब है, ये सारे जो ट्रिक्स बताया मैंने, टिप्स बताया, उसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम हॉल में कि कैसे पेपर लिखना है। बाकी अगले सेशन में जब मैं लूँगा तो क्लास 10th के जो फिजिक्स का VVI क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो उसके साथ मैं मिलूंगा अगले सेशन में। और बहुत सारे इस तरह से एग्जाम के टिप्स बताता रहूँगा जैसे जैसे आपका नज़दीक एग्जाम आते रहेगा, और एग्जाम तक आपके साथ में हूँ। अगले लगातार सेशन चलते रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो से या फिर मेरे जितने भी वीडियो डाले गए हैं उनसे लगातार किसी को अगर हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ये सब सारे ध्यान रखिएगा पढ़ने के साथ साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जो लोग होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, वो बहुत एकदम मज़े से तैयारी कीजिए। तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना है। जय हिंद।